हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जर्नल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, चैप्टर 9 डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जुनेद एंड कंपनी की बिजनेस की ट्रांजैक्शंस दी है, जिसे आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं? आई होप आपने पहली वाली वीडियो देख ली है, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जर्नल एंट्री आप फटाफट इजीली कैसे बनाओगे। उसी चीज को आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि आपने गुड्स परचेज किए। गुड्स का मतलब स्टॉक आपने परचेज किया, जिसमें आप सेल परचेज करने वाले हो। तो ये आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, जिसे आप परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। स्टॉक खरीद रहे हो, स्टॉक अकाउंट में नहीं, परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। दूसरा, आपने पेमेंट करके इसे खरीदा है, मुस्कान से खरीदा है, लेकिन कैश पेमेंट करके खरीदा है। तो कैश आपने पे किया तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। परचेज आपका एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट में आप एक्सपेंस को क्या करते हो? डेबिट करते हो। कैश आपकी एसेट है, रियल अकाउंट है। तो एसेट अगर आपकी डिक्रीज होगी या बिजनेस से जाएगी, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। तो सिंपली आपकी एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। कौन सी डेट को हुई है, डेट रिकॉर्ड करोगे, और कौन सी डेट को हुई है वो ट्रांजेक्शन आपको इस तरह से रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने स्टॉक खरीदा अतुल से 1,50,000। 1,50,000 का स्टॉक खरीद रहे हो, परचेजेस में आ जाएगा। अब यहां पर जिससे आपने स्टॉक खरीदा उसका नाम दिया है, इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं की। अगर पेमेंट की होती तो यहां पर लिखा होता कि आपने कैश में खरीदा है। अगर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है, अभी पेमेंट करनी बाकी है। तो जिससे आप सामान खरीद रहे हो और उसको पेमेंट नहीं की है, तो उसका अकाउंट तो अपनी बुक्स में खोलना पड़ेगा ना। तो ये आपका क्रेडिटर है, जिससे आपने क्रेडिट परचेज की, वो आपका क्रेडिटर है। तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, परचेजेस एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। अतुल आपका क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या अप्लाई होगा? अगर गिवर है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। अतुल ने आपके बिजनेस को स्टॉक दिया है, तो गिवर है तो आप इसको क्रेडिट करोगे। एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? डेबिट क्रेडिट किसको करना है? क्लियर हो गया है? तो एंट्री बन जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल से अकाउंट 1,50,000। इसके बाद जो हमने सामान अतुल से खरीदा था, उसमें से कुछ पसंद नहीं आया, तो हमने इसको क्या किया? रिटर्न किया। तो 6,000 का स्टॉक आप रिटर्न कर रहे हो, तो क्या होगा? अगर आपने परचेजेस, जो सामान खरीदा वही आपने रिटर्न किया, तो उसे आप अतुल के अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। जैसे आपने सामान खरीदा था, तो उसके अकाउंट में आपने रिकॉर्ड किया था कि आपने इतना सामान खरीदा है, इतनी पेमेंट करनी है। इतने का सामान वापस कर रहे हो, तो उसी के अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना होगा कि इतने का सामान हमने रिटर्न कर दिया है। इसके बाद जो सामान आप रिटर्न कर रहे हो वो परचेज अकाउंट में नहीं आएगा, परचेज रिटर्न कहते हैं उसको। जो स्टॉक आपने रिटर्न किया वो आपका परचेज रिटर्न है। तो सबसे पहले देखो, अतुल पर्सनल अकाउंट है। अब इसे हमने स्टॉक दिया है, तो ये रिसीवर है। रिसीवर को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। परचेज रिटर्न एक तरह से आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। या आप मान के चलो, जो एक्सपेंस आपका 1,50,000 का था, अब वो 6,000 से कम हो गया, तो एक तरह से इनकम है। इतने का खर्चा, इतने का एक्सपेंस आपने रिटर्न हो गया, एक तरह से आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, इनकम हो गई। तो वो आप इनकम को भी आप क्रेडिट करते हो। या एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट करोगे। तो दोनों तरीके से जो भी आपको समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। एंट्री हो जाएगी, किसको डेबिट करना है? अतुल के अकाउंट को। तो अतुल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6,000। क्लियर है? डेट आपकी आ जाएगी 5 फरवरी, सॉरी 8 फरवरी 2025। इसके बाद आपने अतुल से सामान खरीदा, तो उसकी पेमेंट कर रहे हो 1 लाख रुपीस की। पेमेंट कर रहे हो किसको? अतुल को।
कैश पे कर रहे हो तो कैश, ये दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। पेमेंट करेंगे तो इसके अकाउंट पे हमें रिकॉर्ड करना होगा कि हमने इतना अमाउंट आपको पे कर दिया है। तो अतुल आपका पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, रिसीवर है तो हम डेबिट करेंगे। इसको आप कैश दे रहे हो तो ये रिसीव कर रहा है। और कैश आपका रियल अकाउंट एसेट है, एसेट आपकी कम हो रही है, बिजनेस से जा रही है, तो आप किसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो गई, अतुल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। सिंपली आप डेट जो है उसमें आप इसको रिकॉर्ड करोगे। फॉर्मेट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसी फॉर्मेट में आपको हर ट्रांजेक्शन को एक एक करके रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आपने जो स्टॉक खरीदा, अब वो सेल करने के लिए खरीदा है, अब हम इसको सेल कर रहे हैं। हमने चारू को अपना सामान बेचा, तो चारू से क्या हमें पेमेंट मिल गई है, कैश नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है। और जब आप किसी को सामान उधार पर बेचते हो ना, तो वो आपका डेटर है, उसका अकाउंट आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, खोलोगे, ओपन करोगे, ताकि आपको याद रहे कि कितना सामान बेचा, आपको कितना पैसा लेना है। तो एक तो हो गया चारू का अकाउंट, दूसरा आपने सेल किए तो सेल आपकी इनकम है। चारू पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है, इसको हमने सामान बेचा है तो डेबिट करेंगे। और दूसरा आपकी सेल इनकम है, जैसे आपने स्टॉक खरीदा तो परचेजेस में रिकॉर्ड किया, अब आप इसे बेच रहे हो तो सेल में आएगा, तो सेल आपकी इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो सिंपली एंट्री क्या हो जाएगी, चारूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख रुपीज। डेट को आप इस तरह से रिकॉर्ड कर दोगे। इसके बाद चारू को 20% स्टॉक पसंद नहीं आया, उसने 20% स्टॉक को रिटर्न किया। तो चारू अगर रिटर्न कर रही है तो एक तो चारू के अकाउंट पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी। और अब ये सेल रिटर्न है, जैसे परचेज रिटर्न था, ऐसी सेल्स में से कुछ सामान रिटर्न हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। और चारू, दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। अब सेल्स रिटर्न एक तरह से क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आपकी जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई। कहाँ आप सोच रहे थे कि 2 लाख रुपीज की हमारी सेल हुई, लेकिन 20% अगर इसने रिटर्न कर दिया तो हमारी इनकम डिक्रीज हो गई। इनकम डिक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। या सेल्स रिटर्न आपका एक तरह से इनकम का वापसी है, डिक्रीज करना एक्सपेंस है, तो भी आप डेबिट करो। इसी तरह से चारू ने आपको सामान रिटर्न किया तो उसके अकाउंट में भी आप रिकॉर्ड करोगे। तो स्टॉक उसने रिटर्न किया, गिवर है तो क्रेडिट करोगे। कितने का रिटर्न किया, आपने टोटल 2 लाख रुपीज की सेल की थी, उसका 20% मतलब 40,000 का इसने स्टॉक रिटर्न किया है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारूज अकाउंट 40,000, यहां पर फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड कर दो। इसके बाद रेंट पेड, रेंट की पेमेंट कर रहे हो तो रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस, और दूसरा आपने पेमेंट किया तो कैश। रेंट एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस को डेबिट करोगे। कैश आपका रियल अकाउंट एसेट है, और एसेट अगर डिक्रीज हो रही है, बिजनेस से जा रही है, तो क्रेडिट करोगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,500। सिंपली इसको फॉर्मेट में भी लिखोगे। इसके बाद जुनेद जो ओनर है, उसने पर्सनल यूज के लिए 25,000 रुपीज का कैश विड्रॉ किया। ओनर का विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज क्या कहलाता है, ड्रॉइंग्स। और ये कैश उसने विड्रॉ किया तो कैश। ड्राइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है, ओनर की ड्राइंग्स है, तो ये आपकी पर्सनल अकाउंट में आएगी। और पर्सनल अकाउंट में आप क्या कहोगे, इसे रिसीवर। ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, रिसीवर है, डेबिट करेंगे। कैश आपकी एसेट डिक्रीज हो गई तो आप क्रेडिट करोगे। तो सिंपल एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000, फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड करोगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और आपको हर ट्रांजेक्शन को इसी तरह फॉर्मेट में लिखना है, एक एक करके, एक एक के बाद लाइन लगा के, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ट्रांजेक्शन्स दी है, इसकी जर्नल एंट्री आपको बनानी है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि आपने स्टॉक सेल किया है, 2,50,000 रुपीज की सेल है। किसको की है, देव को। क्रेडिट सेल है, इसका मतलब कैश आपको रिसीव नहीं हुआ, तो देव और सेल आपकी इनकम। देव पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। सेल आपकी इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री सिंपली, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,50,000। क्लियर है, अब तो इजी हो गया ना आपके लिए। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में दो रूल अप्लाई हो रहे हैं तो किसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है,
अब तो बहुत क्लियर और सिंपल हो गया। तो फटाफट एंट्रीज बनाना, गलती नहीं करनी है, फुल मार्क्स लेकर आने हैं। इसके बाद जो आपने सामान देव को बेचा, तो उसके लिए पेमेंट लेनी बाकी थी ना 2,50,000। उसके लिए इसने पेमेंट आपको की है 2,45,000, फुल सेटलमेंट। मतलब वो कह रहा है कि 2,50,000 की जगह 2,45,000 रुपीज लेकर के अकाउंट क्लियर करो, खत्म करो। आपका और मेरा लेना देना खत्म हो जाएगा इस अमाउंट को लेने के बाद। अब देखो क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है। एक तो देव जिसने पेमेंट की, पेमेंट कर रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है। दूसरा 2,50,000 की जगह कितने दे रहा है ये, 2,45,000, 5,000 रुपए का नुकसान। तो ये 5,000 रुपीज जो कम दे रहा है, ये हम क्या कहेंगे, इसको हमने डिस्काउंट दिया। क्योंकि इसके अकाउंट में अब आपको बैलेंस क्लियर करना है, नील रखना है। ये कह रहा है ना कि फुल सेटलमेंट में इतना पैसा लेकर के अकाउंट क्लियर करो। इसके बाद इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमें कोई लेना देना नहीं करना। तो कैश आपके पास आया, एसेट आ रही है, कैश आएगा तो आप डेबिट करोगे। देव के अकाउंट में अब आपको रिकॉर्ड करना है। तो देव क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेटर है। तो इसके अकाउंट में ये गिवर है तो हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, अब आपको कम पैसा मिल रहा है, डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हो, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस तरह से एक्सपेंस है मैंने एक्सप्लेन किया। 2,50,000 की जगह आपको 45,000 मिल रहे हैं, 5,000 रुपये कम मिल रहे हैं। तो 5,000 रुपये का आपका नुकसान हो गया ना, तो वो आप डिस्काउंट अलाउड में डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव्स अकाउंट 2,50,000। इसके अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस था, इतना ही आपको क्रेडिट करके खत्म करना है कि इसमें से इतना हमें मिल गया, इतना हमने इसको डिस्काउंट दिया। इसके बाद आपने मनमोहन को सामान बेचा है, सेल की है। तो सेल आपने की है, यहां पर भी कैश में नहीं की है, नाम दिया है, इसका मतलब क्रेडिट सेल है, हमें इससे पैसा लेना है। तो मनमोहन और सेल्स, मनमोहन पर्सनल अकाउंट, डेटर है, रिसीवर है, इसने हमसे स्टॉक खरीदा है, बिजनेस से इसको हमारा स्टॉक मिला है, तो ये डेबिट। और सेल आपकी इनकम है, इनकम को आप क्रेडिट करोगे। तो रिकॉर्ड कर दो ट्रांजेक्शन डायरेक्टली फॉर्मेट में। अब तो मनमोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। इसके बाद मनमोहन को भी सामान पसंद नहीं आया, 4,000 का इसने रिटर्न कर दिया। तो सेल का रिटर्न क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। किसने रिटर्न किया, मनमोहन ने। तो इन दो अकाउंट में आप रिकॉर्ड करोगे। तो सेल्स रिटर्न एक तरह से आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा, मनमोहन आपका पर्सनल अकाउंट डेटर है, इसने आपको सामान दिया है, गिवर है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट 4,000। नेक्स्ट, अब मनमोहन ने भी फाइनल सेटलमेंट में 1,15,200 की पेमेंट की है। तो ध्यान से समझना, मनमोहन जो पेमेंट कर रहा है तो कैश आ रहा है। दूसरा, मनमोहन के अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है कितनी पेमेंट मिल गई। और पेमेंट हमें कितनी मिलनी थी, 1,16,000, और उसने कितनी दी है, 1,15,200। इसका मतलब बाकी का बैलेंस हमने डिस्काउंट दिया। तो कैश आएगा, तो रियल अकाउंट में कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो डेबिट करोगे। मनमोहन पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है तो गिवर है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट आपने दिया, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे। अब देखो कैसे कैलकुलेशन हुई। टोटल सेल आपने 1,20,000 की थी, 4,000 का उसने रिटर्न किया, तो बाकी कितना बचा, 1,16,000। इतना पैसा हमें उससे लेना था, लेकिन वो कह रहा है कि 1,15,200 लेकर के अकाउंट क्लियर करो। तो 800 रुपीज, इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 1,15,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 टू मनमोहन अकाउंट 1,16,000। इसका और हमारा अकाउंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें इससे कोई लेना देना नहीं है इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। इसके बाद आपको राम से कैश मिल रहा है 38,300 का, और आपने उसको डिस्काउंट दिया 1,700। राम से भी पहले कोई ट्रांजेक्शन हुई होगी, उससे ही रिलेटेड आपको कैश मिल रहा है। तो कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, राम दे रहा है, और आपने इसको डिस्काउंट दिया।
तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई। कैश आपका एसेट है, एसेट आ रही है तो हम डेबिट करेंगे। राम पर्सनल अकाउंट है, इसने आपको कैश दिया है, गिवर है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउ किया है तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे। अब किसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, क्लियर हो गया। एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो से ज्यादा, जब दो से ज्यादा अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम इजीली एंट्री बना पा रहे हैं। तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, और तीनों रूल को अप्लाई करते हुए जर्नल एंट्री सिंपल और इजी हो गई आपके लिए। कैसे? क्योंकि आपने इस चीज को सीख लिया है। कैश अकाउंट डेबिट 38,300, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,700। इसका मतलब राम से आपको टोटल 40,000 रुपीज लेने थे, इसी अकाउंट में उसने इतना पैसा दिया है, तो इतनी अमाउंट से आप इसका अकाउंट क्लियर कर दोगे, खत्म कर दोगे। इतना पैसा लेना था, इतना कैश मिला, इतना हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद आपने पवन को पेमेंट की है 11,600 की। अब जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिला 400 का। तो देखो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई। एक तो पवन जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, दूसरा आपको डिस्काउंट मिला है, और तीसरा आपने पेमेंट की। तो पवन कौन है, पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब ये क्रेडिटर है जिसे आपको पेमेंट करनी थी। तो ये अब आपका रिसीवर है तो आप डेबिट करोगे, पेमेंट कर रहे हो जिसे, उसे डेबिट करोगे। अब आपको इसका मतलब 12,000 रुपीज की पेमेंट करनी थी, 12,000 की जगह आप 11,600 पे कर रहे हो, तो 400 का आपको फायदा हुआ। और फायदा मतलब इनकम, इनकम है तो हम क्रेडिट करेंगे। आपको जो पेमेंट करनी थी उतने से कम कर रहे हो तो फायदा हो रहा है, क्रेडिट करोगे। कैश में आप पेमेंट कर रहे हो, एसेट जा रही है, कम हो रही है, तो क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली आपको क्या एंट्री बनानी है अब, पवन से अकाउंट डेबिट 12,000, इतने से उसका अकाउंट क्लियर हो गया, इतने में से 11,600 की पेमेंट हो गई टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट मिला 400 का, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। क्लियर हो गई एंट्री भी। इसके बाद अब आपने वरुण को सामान बेचा है, लिस्ट प्राइस 80,000 और ट्रेड डिस्काउंट 20%। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो, पहले समझो कि आपने सेल की है, तो सेल और वरुण से अभी पैसा नहीं मिला, तो ये दो अकाउंट है। तो वरुण डेटर है, पर्सनल अकाउंट, और क्या है, ये रिसीवर है, इसे हमने स्टॉक दिया है तो डेबिट करेंगे। सेल हमारी इनकम है तो हम क्रेडिट करेंगे। कितने से करेंगे, ध्यान से समझना। लिस्ट प्राइस का मतलब है एमआरपी। एमआरपी जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, आपने देखा होगा मार्केट में शॉपकीपर क्या करता है, एमआरपी देखता है, और एमआरपी पे कहता है ठीक है, आपको एमआरपी का हम 10% डिस्काउंट देते हैं। तो वो जो आपको एमआरपी का 10% डिस्काउंट दे रहा है ना, वो ट्रेड डिस्काउंट है। वो जो ट्रेड डिस्काउंट है, यहां पर 20% है, मतलब 16,000 माइनस करने के बाद 64,000 की आपकी सेल है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहोगे ये डिस्काउंट मिला, इसका मतलब हमारा फायदा, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, जो आप डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट में कवर करते हो ना, वो आपका बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अगर इसके बाद आपको पेमेंट करते हुए वो कैश डिस्काउंट देता, तो वो डिस्काउंट हम इसमें रिकॉर्ड करते, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर से समझो, अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो चीजें हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होता है, चाहे वो आप दे रहे हो या ले रहे हो। तो दोनों ही चीज में यहां पर ध्यान से समझना कि ये वाला ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है या आपने दिया है, तो आप इसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप अपनी सेल कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे, 64,000 से, कि आपने सेल की है 64,000 की। इसके बाद अगर आपको ये पेमेंट कैश में करता और उस पर आपने डिस्काउंट दिया होता, वो कैश डिस्काउंट आप बुक्स में रिकॉर्ड करते, डिस्काउंट अलाउड करके रिकॉर्ड करते। क्लियर हो गया। हमने एमआरपी पे अपनी सेल को रिकॉर्ड नहीं किया, हम सेल ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो है उस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से आपको सीखते रहना है, समझते रहना है, और कनेक्टेड रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।